नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कोरोना की गंभीरता को समझने और इससे बचाव के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों से आवश्यक जानकारियां साझा की। कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझने और आमजन को इससे बचाव के प्रति सजग करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक जानकारियां साझा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों से प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। जंक्शन कलेक्ट्रेट में भी वीसी के दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वीसी के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए 21 से 30 जून तक प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए आमजन को ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि कोरोना के प्रति सावधानी ही उनके जीवन को खतरे से बचा सकती है। उन्होंने कहा कि 22 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभियान का डिजिटल लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना से रोकथाम से जुड़ी सभी तरह की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन वार्ड, पीपीई किट, N95, 3 लेयर मास्क सहित सभी तरह की बचाव सामग्री की कोई कमी नहीं है। लेकिन यदि प्रदेश के लोग कोरोना के प्रति लापरवाह हो जाएंगे तो कोरोना प्रदेश के लिए खतरा बन सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राजस्थान के निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के बिल को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रुपए प्रति जांच तथा अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए भर्ती मरीजों के लिए सामान्य बेड का किराया 2000 रुपए प्रतिदिन और वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड का 4000 रुपए प्रतिदिन से अधिक चार्ज नहीं ले सकेंगे। सबके बारे में आप उससे चर्चा कर ले कि आपका कार्यशाला हो जाएगी आपको स्टेट मिलेगी, उसको आप कर ले। आई थिंक 11 बजे करनी है आपको 21 तारीख को, और 21 तारीख को हमारे यहाँ जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके PRO साहब उसके इंचार्ज को बाकी सारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 बजे कलेक्टर प्रेस के साथ करेंगे। 22 तारीख को जो जिला स्तरीय फंक्शन था उसमें मैंने आपको भी बता दिया, उसमें तब्दीली हो गई है और केवल मास्क को गमछा लगा के आए या मास्क लगा के आए, वो चीजें आप लोगों को अपने लिए एजुकेट करना है कि आगे किस प्रकार अपना बचाव करना है। इंडिया के लॉकडाउन का मैक्सिमम लॉकडाउन के देश शुरू हो गए। इस बार लॉकडाउन को जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, जब लॉकडाउन लगाने का तो लोगों को खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल रैली शनिवार को आयोजित की गई। टाउन वे जंक्शन में ऑनलाइन माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली शनिवार को आयोजित हुई। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित रैली में देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। टाउन वे जंक्शन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टेलीविजन के जरिए वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। वर्चुअल रैली से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए सेना के जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। रैली को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में बहुत से विकास के कार्य करवाए गए, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर का विवाद सहित अनेक ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में संपन्न हुए हैं। कोरोना के दृष्टिगत वर्चुअल रैली में देश भर से करोड़ों कार्यकर्ता ऑनलाइन रैली से जुड़े। कार्यकर्ताओं को आम जन तक भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का आह्वान किया गया। आंदोलन की निश्चित रूप से किस रूप में परिणति हुई। मोदी सरकार के इसमें 14 से 19 के बीच में दर्शन से लेके उज्ज्वला से लेके आवास से लेके BSP के आज इस फॉर्म पे हमें लोगों ने देखा होगा तो कल्पना नहीं करी होगी कि दर्शन के जमाने से ये भारतीय जनता पार्टी इस रूप में कभी खड़ी होगी। लेकिन मैं आज प्रणाम करता हूँ ऐसे वीर की स्थिति होगी कि जो अभिनव शुरुआत की, जो संघर्ष किया, जो आंदोलन किया कश्मीर की घाटी में, ये भी भारत के और दुनिया के किसी राजनीतिक दल के इतिहास का हिस्सा है कि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अपने दल के एजेंडे के लिए शहीद हो जाए। तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन और उनका नमन और वंदन करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग की वर्चुअल रैली जन संवाद रैली हुई, जिसको हमारे सम्मानीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने संबोधित किया। और उसमें जो मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो कुछ ऐसे विषय थे जो
इस देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर और अन्य कई धार्मिक समस्याएं इस देश में थी। तो पहले कार्यकाल में तो मोदी जी के जन कल्याण, चाहे किसान कल्याण के हो, गरीब कल्याण के जो, चाहे जैसे उसमें उज्ज्वला योजना हो, आवास की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, किसान निधि योजना हो, इस तरह जन कल्याण की योजनाएं थी प्रथम कार्यकाल में। और द्वितीय कार्यकाल में 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो आज हमारी इस रैली को संबोधित किया गया, उसमें चाहे धारा 370 हटाने का हो, चाहे राम जन्मभूमि का विवाद हो उसको हल करने का प्रयास हो, चाहे जो हमारे हिंदू सिख ईसाई भाई जो पाकिस्तान में रह के उनको नागरिकता देने का काम हो, जो अनसुलझे जो मुद्दे थे उनको सुलझाने का जो मोदी जी ने काम किया है, और अब जो एक आह्वान किया है कि इस संकट की घड़ी में भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इन सब बातों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें संबोधन दिया है और हम सब कार्यकर्ता मिलकर इस कार्यक्रम को आगे जमीनी स्तर तक ले जाए। आज वर्चुअल रैली की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से, जिसमें करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उसमें सर्वप्रथम चीन के बॉर्डर पे जो अभी जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए, सैनिकों के लिए सर्वप्रथम मौन रखा गया। उसके बाद में जो 1 वर्ष मोदी जी की सरकार का पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा हुआ है, उसके अंदर मोदी जी ने जो धारा 370 आर्टिकल 35A जो हटाया, और 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए, और उसके अलावा राम जन्मभूमि के ऊपर जो निर्माण हो रहा है मंदिर का वो, और ये जो महामारी कोरोना की जो आई उसके अंदर जो उन्होंने पैकेज दिए 1,76,000 करोड़ रुपए का गरीबों के लिए, उसके अलावा 20 लाख करोड़ जो हमारी जीडीपी का करीबन बहुत सा बड़ा हिस्सा है, 10% के लगभग, वो आवंटन किया गया। उसके लिए हर तरह से जो इन्होंने सफल और एक देश को एक अच्छा मजबूत ठोस नेतृत्व मोदी जी का जो हमें मिला है, उसके सौभाग्य है, हमारा पूरे देश का सौभाग्य है कि ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमें मिले हैं। उनके नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया गया। 21 जून यानी रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना के दृष्टिगत कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पतंजलि योग समिति के सदस्यों ने आमजन को घरों में रहकर ही योग दिवस मनाने की सलाह दी है। कोरोना के दृष्टिगत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर संक्रमण से बचाव के लिए किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पतंजलि योग समिति द्वारा पिछले 15 दिन से ऑनलाइन योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग समिति सदस्यों का कहना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन घर बैठे ही लोगों को निःशुल्क योगा क्लासेस दी जा रही है। पिछले 4 वर्ष से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करते हुए सभी अपने घरों पर रहकर ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। पतंजलि योग समिति की श्रीमती रेणु चौधरी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए योगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में केवल 30 मिनट का समय निकालकर योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार योग कोरोना से लड़ाई में बेहद कारगर साबित हो रहा है। योग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। समिति सदस्य व आम नागरिक घरों में रहते हुए ही योग दिवस मनाएंगे। कल योग दिवस है और हम लगातार पिछले 15 दिनों से ऑनलाइन योग करवा रहे हैं। अपने घरों के ऊपर ही जो लोग बैठे हैं और जिनको योग नहीं आता है वो भी, उन सबकी सुविधा के लिए हमने ये योग का कार्यक्रम शुरू किया पिछले 15 दिनों से। तो हमें देख करके लोग काफ़ी लोग फॉलोअर भी हैं, वो काफ़ी लोग योग करते भी हैं, उन्हें देख करके उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। इससे बहुत खुशी होती है। ऐसे पता चलता है भी हमारी जनता, हमारे लोग कितने योग के प्रति जागरूक हो चुके हैं। जागरूक तो काफ़ी हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो योग नहीं कर पा रहे हैं। उन सब के लिए भी हमारा अनुरोध है कि आप लोग योग करें और स्वस्थ रहें, ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, आप स्वस्थ रहें। इसीलिए योग किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है। पिछले 4 सालों से हम लगातार योग दिवस मना रहे हैं, और लेकिन अब की बार हम बाहर सब इकट्ठे होकर के प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से मनाया जाता था वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं। ये एक हमारी मजबूरी है, एक आपदा है ये। लेकिन इसके लिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ,
जो घरों में बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग घर में रह करके हमें ऑनलाइन देख करके योग कर सकते हैं, योग करें। अपने आसपास हम अभी पिछले 2 दिन से कल हमने लॉ कॉलेज में भी किया था, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो होती है उसको देखते हुए दूर दूर बैठा करके, लेकिन वो उसमें फिर भी 5 या 7 लोग ही आ सकते हैं, इससे अधिक लोग नहीं आ सकते। इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि योग अवश्य करें, लेकिन घर में रह करके करें और ऑनलाइन देख करके करें। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तब निःशुल्क योग सेवा दे रहे हैं तो पतंजलि योग समिति की तरफ से। टाउन के वार्ड संख्या 30 व 31 में बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति के कारण वार्ड वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि विद्युत विभाग के अधिकारी उनकी समस्याएं नहीं सुन रहे। बीते कुछ दिनों से वार्ड संख्या 30 व 31 में विद्युत आपूर्ति की समस्या को लेकर वार्ड वासियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण वार्ड वासी बेहद परेशान है। बीती रात वार्ड संख्या 30 व 31 में वार्ड वासियों ने बाधित हो रही विद्युत आपूर्ति को लेकर विद्युत विभाग में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद विद्युत विभाग की टीम द्वारा औपचारिकता कर विद्युत पोल की तारों को जोड़ दिया गया। वार्ड वासियों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह बिजली की समस्या के चलते कई देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ देर के लिए बिजली आती है, उसके बाद विद्युत आपूर्ति पुनः ठप हो जाती है। वार्ड वासियों ने बताया कि इस संदर्भ में पार्षद को भी कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन पार्षद द्वारा यह कहकर कि ये काम हमारा नहीं है, बात को टाल दिया जाता है। वार्ड वासियों का कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद विद्युत विभाग द्वारा मात्र औपचारिकता पूरी करते हुए कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति आरम्भ कर दी गई। शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी बिजली बोर्ड के नुमाइंदों द्वारा समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए उनके बीच आते हैं, मगर समस्याओं के निस्तारण के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि उनके बीच नहीं आ रहा। विद्युत विभाग की टीम द्वारा रात्रि के समय बिजली आपूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए वार्ड में ही ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जगह मांगी गई। इस पर वार्ड वासियों ने विद्युत विभाग की टीम को प्रशासन से जगह उपलब्ध करवाने की बात कही, लेकिन विद्युत विभाग की टीम अपनी बात पर अड़ी रही और वार्ड वासियों को भीषण गर्मी के बीच रात्रि के समय बिजली आपूर्ति की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वार्ड वासियों के अनुसार इस संदर्भ में संबंधित विभाग तथा पार्षद को कई बार समस्या से अवगत करवाया गया, मगर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सब समस्या लाइट की हमारे 20 रंग है, बाकी सारा लाइट है। बोलो क्यों कौन थे मैंने क्यों आगे जाओ अनहैली की बताओ बात की सारी रात का मैं परेशान मैं बुला लियो गाड़ी में बुला ली अन्य जी की समस्या बता दी क्या जी मैं कर जाऊंगा ठीक है जी। 8 बजे कुंडी लगा के जानता रहा रात 12 बजे मैं तो रात में चल रही है, बाकी दिन में जाएगा लाइट सब गर्मी पड़ेगा मरना नहीं ये थोड़ी जाएगा यार आगे 2 घंटा बाद ही 2 घंटा आवे कोई 2 घंटा आगे 2 घंटा कोई और रात ही सही बोली 12 बजे की सारी रात की लाइट को नहीं मारे। मैंने जोधपुर कंप्लेंट की, कंप्लेंट मेरी नोट की है। सुबह उनका फोन आया मेरे पास, उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपकी लाइट आ गई क्यों चल रही थी, क्यों बोलूँ 1 बजे की फिर चली गई, फिर 1.5 बजे खंबा फट गई। मैंने पूछो भाई साहब बात की है क्या बच्चे बार सवाल क्यों भी लगा दिया ऐसे मार के कुंडी का अंदर 5 बजे फिर उड़ गई। मैं सब रेडी लगाऊँ सब्जी में चूंगा ले ले रुक अब 8 बजे लाइट को नहीं गिर गया सारा बोला रे बेटा मत तो बात की है क्या भाई बात होगी तो परेशान हो रहा आप बताइए को नहीं के सुबह पर्सन ना बता दियो आना बता दियो 2 समस्या आना सुबह कहनी चाहिए मतलब भाई आप समस्या और 12 बजे क्या जी ट्रांसमीटर लगा बोर्ड नाम मैंने क्या दिया भाई मारो काम कोई तो मारो सके ये जनता में सके पार्षद ने लेके जनता 2 मिस्त्री बैठे सरकार ने पट्टी लगा रखी मुँह के बिना गरम खड़ी है। पार्षद साहब कहते ट्रांसमीटर के लिए जगह नहीं है यहाँ, ट्रांसमीटर के लिए जगह नहीं है 20 घरों के लिए तो भाई जी मैं बिल भराऊँ क्या मतलब है। सुबह का मैं परेशान में पानी को नहीं मारे। हर 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, हर 10-15 मिनट के अंदर लाइट कट हो जाती है, फिर बाद में 2-2, 4-4 घंटे तक लाइट नहीं आ रही है और इतनी परेशानी हो रखी है। भयंकर गर्मी के अंदर बच्चे पैसे बैठे हैं, ना पानी आ रहा है 2 दिन से, ना प्रशासन सुन रहा है। बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद भी एक बार आते हैं लगा के चले जाते हैं, उसके बाद में 6-6 घंटे 7-7 घंटे तक कोई नहीं आता सुनने के लिए। तो बड़ी समस्या हो रखी है। जून के महीने के अंदर ये प्रशासन का हाल है, कोई नहीं सुन रहा। सबसे बड़ी समस्या प्रशासन आगे बोलता है मैं ट्रांसफर रखने के लिए जगह दे दो, कहाँ से दे देंगे जगह हम, हमारे घर पे थोड़ी ना रखवा लेंगे हम। ये 2 दिन से प्रॉब्लम है मेन, तो बाकी पहले से थोड़ी चल रही है। 2 दिन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। खेत से सोलर प्लेट में बैटरी चोरी करने के आरोप में टाउन पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है।
खेत से सोलर प्लेट व बैटरी सहित अन्य सामान चोरी करने के मामले में टाउन पुलिस ने शनिवार को 2 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटू राम पुत्र माडू राम नायक निवासी अराइयावाली व कृष्ण पुत्र रणजीत नायक निवासी 35 NDR के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस इनसे चोरी शुदा सामान की बरामदगी के प्रयास करेगी। मामले की जाँच कर रहे लखवाली चौकी के हेड कांस्टेबल प्रदुमन यादव ने बताया कि इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार राजेश कुमार पुत्र सालाराम नायक निवासी रायवाली से 2 दिन की रिमांड अवधि में बरामदगी नहीं हो पाई। उससे हुई पूछताछ में जानकारी मिली कि चोरी की वारदात में छोटू राम व कृष्ण भी शामिल थे। इस पर शनिवार को इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राजेश कुमार को रिमांड अवधि समाप्त होने पर शनिवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक परीक्षा में भिजवा दिया गया। रिमांड अवधि के दौरान छोटू राम व कृष्ण की निशानदेही पर खेत से चुराई गई सोलर मशीन, झटका मशीन व बैटरी की बरामदगी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 26 मई को जगदीश पुत्र भागीरथ निवासी चोलावाली ने टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गांव में स्थित उसके खेत से 24 मई की रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति सोलर प्लेट, झटका मशीन व बैटरी वगैरह चोरी कर ले गया। साथ ही बताया कि कुछ दिनों से खेतों में चोरी की घटनाएं हो रही हैं। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की थी। 26/5/2020 को मुकदमा दर्ज करवाया था जगदीश भागीरथ ने निवासी चोलावाली से अज्ञात में दर्ज करवाया था अपनी बैटरी और मोटर चोरी के लिए। तो इसमें बरामदगी भी हुई नहीं है। और राजेश कुमार सनोप सलाराम उम्र 22 साल निवासी रायवाली का है। इसको गिरफ्तार किए हुए 3 दिन हो गए और पेशी पर रखा और आज जैसे करवा रहे हैं। इसके अलावा और 2 और मुद्दे में छोटू राम सनोप माडू राम जाति नायक निवासी रायवाली का है। और तीसरा मुद्दे में राकेश और कृष्ण सनोप उसका पीसी ले रहे हैं आपसे। इन दोनों का पीसी ले रहे हैं। कोई बरामदगी हुई नहीं है अभी। बरामदगी के लिए पूछताछ तो कई चोरियां खुलासा होने का है इसमें अंदेशा। और अभी कोई बरामदगी हुई नहीं है। बरामदगी करने के लिए इनको पीसी ले रहे हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में करीब 50 लाख रुपए की लागत से कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संदर्भ में कॉलेज के व्याख्याता NK शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में सभागार के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में शुरू कर दिया जाएगा। कॉलेज व्याख्याता NK शर्मा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में कॉलेज में बैठक में अन्य कार्यक्रमों के लिए हॉल उपलब्ध नहीं था। कॉलेज में मीटिंग हॉल की बेहद आवश्यकता थी। तत्कालीन प्राचार्यों द्वारा इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। वर्तमान प्राचार्य के प्रयास के चलते महाविद्यालय में 40 बाई 90 फीट के क्षेत्रफल में सभागार निर्माण हेतु जयपुर आयुक्तालय से करीब 50 लाख रुपए की स्वीकृति छात्र निधि कोष से बनवाने के लिए दी गई थी। इसके लिए SSP पोर्टल तथा प्रोक्योरमेंटल पोर्टल के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें 4 फर्मों ने आवेदन किया था। चारों फर्मों में से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 21% कम दर पर कार्य करने की निविदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से कार्यादेश जारी की है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य करीब 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा यह सभागार हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा सभागार होगा, जो समस्त सुविधाओं से सुसज्जित होगा। उन्होंने बताया कि हाल निर्माण में जिला स्तरीय सेमिनार, वर्कशॉप, प्रतियोगिता दक्षता, क्लासेज एवं सरकारी विभागों की बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। इसके निर्माण से महाविद्यालय में भविष्य में भी प्रस्तावित नैक निरीक्षण में भी लाभ मिलेगा। जिले में राजकीय नेहरू महाविद्यालय हनुमानगढ़, जो कि सबसे बड़ा महाविद्यालय है, जिसमें 4200 बच्चे रेगुलर रूप में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। इस महाविद्यालय में एक सबसे बड़ी जो कमी थी कि हमारे महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्रेंस हॉल, जब कभी भी कोई बड़ी मीटिंग करनी होती थी, कोई निर्णय लेने होते थे, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं था। तत्कालीन प्राचार्यों ने भी कोशिश की, किंतु वर्तमान महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह भामू, उन्होंने अपने अथक प्रयासों से आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से इसकी अनुमति ली। 50 लाख रुपए में 40 बाई 90 का ये सभागार बनवाया जाएगा। इस सभागार में इस जिले में किसी भी प्रकार की राजकीय सरकारी कोई भी मीटिंग हो, उसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका सभी को लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर हमारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्कशॉप, सेमिनार, प्रतियोगिता दक्षता, क्लासेज के बारे में ये महाविद्यालय नोडल होने के कारण कुल जिले के लगभग 86 महाविद्यालयों को रिप्रेजेंट करता है। उनकी जब कभी भी मीटिंग होती थी तो हमें बैठने की बड़ी समस्या आती थी। अब ये समस्या इसके बढ़ने के बाद में मैं ये मान के चलता हूँ कि डेफिनेटली दूर हो। इसका कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी को हमने 16 जून 2020 को गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के मुताबिक ठेका दिया है और इस कंपनी ने 21.68% कम दर पर जो है इस ठेके को लेना, इस कार्य को करना स्वीकार किया है। लगभग 39 लाख रुपए में ये सभागार जो है वो बन करके तैयार होगा और सभी प्रकार की इसमें सुविधाएं। 40 बाई 90, 40 फुट चौड़ा, 90 फुट लंबा, और इसके अंदर सभागार के अंदर जिस प्रकार से स्टेज होते हैं, साउंड सिस्टम होता है, वो सभी प्रकार की सुविधाएं इसके अंदर, माइक सिस्टम, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल होगा। और इस सभागार के बिल्कुल साथ अटैच हमने एक गेस्ट रूम भी बनाया है, ताकि जो भी वक्ता यहाँ आए, अगर इन एडवांस वो आता है तो उसको बैठने का, बीच के अंदर रेस्ट करने का सुविधा भी वो प्राप्त हो सके। चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए जंक्शन स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में हवन यज्ञ करवाया गया।
जंक्शन में अबोहर बाईपास रोड स्थित गोविंद गोधाम गौशाला में आर्य समाज की ओर से शनिवार को हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें गत दिनों चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों की आत्मिक शांति के लिए उनके परिवारजनों को मानसिक संबल प्रदान करने के लिए यज्ञ में आहुतियां देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर निजी यात्रा पर हनुमानगढ़ आए सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निहायत मजबूत व्यक्ति हैं। उनके नेतृत्व से सैनिकों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम सबको चाइना के सामान का बहिष्कार करना होगा, स्वदेशी सामान को अपनाना होगा। भारत की 1 इंच भूमि पर भी किसी दुश्मन का कब्जा नहीं होने देंगे। इस मौके पर वैदिक सत्संग सभा के तहसील प्रभारी विजय कौशिक, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा सदस्य आनंद मोहन शर्मा, अनीता कौशिक, रेणु शर्मा, बिमला देवी, सत्येंद्र मोहन शर्मा, गायत्री शर्मा, गौशाला प्रबंधक राम कुमार गोदारा, मेघराज कौशिक, गौशाला अध्यक्ष इंदर इसारिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सबसे पहले तो मैं देश के उन लाडले शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने हमारे देश की मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में साथ साथ कह दिया है कि भारत की सेना हर परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए योग्य है और दुनिया का कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि उचित समय पर उचित कार्रवाई करने के लिए भारत की सेना को हमने छूट दे रखी है। पहली बार दुनिया का एक ऐसा प्रधानमंत्री, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने सेना को खुली छूट दी है और उसी का परिणाम है कि कश्मीर में जो उग्रवाद था वो उग्रवाद समाप्त प्राय हो गया है, क्योंकि पहले हमने सेना के हाथ बांध रखे थे। मोदी जी ने सेना को छूट दी और उसका परिणाम है कि ठीक प्रांतों की सीमा के ऊपर हमारी सेना को अलर्ट कर दिया गया है और भारत की सेना, भारत के जाबाज चीन के ऊपर भारी पड़ेंगे सदैव। कारण है कि वियतनाम जैसा छोटा सा देश जब चाइना को मात दे सकता है तो भारत का मुकाबला चाइना किसी तरह से नहीं कर पाएगा। हमारी सेना ने हर परिस्थिति में युद्ध लड़े हैं, युद्ध जीते हैं, उनका अभ्यास है, उनकी प्रैक्टिस है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात कि चाइना का जो बाजार है वो बहुत सारी चीज़ों में 80% भारत के अंदर उनकी मार्केट है। भारत के नागरिकों ने भी इस बात को ठान लिया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है। हम अपनी चीज़ पैदा करके, तैयार करके उनका प्रयोग करेंगे। चाइना की आर्थिक दृष्टि से कमर हमने अगर तोड़ दी तो चाइना पूरे विश्व के अंदर जमीन पर आ जाएगा। भारत चीन सीमा पर विगत दिनों में चीन के हमले में मारे गए सैनिकों की आत्मिक शांति के लिए आज आर्य समाज तथा वैदिक सत्संग हनुमानगढ़ के तत्वावधान में यज्ञ का आयोजन किया गया। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज भी इस अवसर पर पधारे थे और उन्होंने भी उन परिवारों की आत्मिक शांति के लिए आर्य समाज के माध्यम से पूरे भारत को संदेश प्रदान किया है। और आर्य समाज एक बौद्धिक संस्था है जिसका आज़ादी के संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही। इसलिए हमारी ये महती भावना थी कि उन परिवारों के साथ आत्मिक भाव से जुड़ा जाए और इस भावना के साथ भी हमने यज्ञ को किया कि भारत में सर्वत्र शांति व्याप्त हो और कोरोना वायरस जैसी बीमारी खत्म हो तथा भारत पुनः समृद्ध बने और सोने की चिड़िया कहलाए। कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क में शनिवार को पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पौधा व घास रोपण किया गया। शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में बने पार्क में घास लगाने के कार्य की शुरुआत उपखंड अधिकारी कपिल यादव की ओर से की गई। इसके तहत कलेक्ट्रेट सिविल डिफेंस के सदस्यों व नगर परिषद कर्मचारियों की ओर से सुबह 6 बजे से 11 बजे तक घास रोपण का कार्य किया गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के अनेक कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर मुझे पीडीएम साहब, एसडीएम हनुमानगढ़ और पीआरओ साहब मिलके इसकी शुरुआत की थी पार्क में पौधे लगाने की। और ये भी था कि पार्क हरा भरा हो और जो लोग बाग आए उनको ये लगे कि कलेक्ट्रेट में कुछ अच्छा खुशनुमा माहौल बने। और इसी क्रम में हम क्या है कि सिविल डिफेंस हमारा है एक अच्छा विंग है, कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण है, नगर परिषद के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी हमारे लगातार हम प्रयास कर रहे हैं 3 महीनों से कि ये पार्क हरा भरा हो। और कलेक्ट्रेट में 4 पार्क हैं। एक ये पार्क है, कलेक्ट्रेट के गेट के सामने ये छोटा पार्क है, बैंक के सामने पार्क है, एक ज्ञानोदान पार्क है। और इन चारों की देखभाल करना और उसकी साफ सफाई कंटिन्यू
हमने जैसे वो एक जो पार्क बना हुआ है ट्रेजरी के सामने, उसको हमने दे दिया अराई निवेशों को कि भाई आप इसमें पानी डालोगे। और वो जैसे एक आमीन जी हैं वहाँ, उन्होंने कहा कि मैं पानी डालूंगा वहाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारों का सहयोग जब हमें मिलता रहता है तो हम इसको काफ़ी डेवलप कर देंगे। इसी क्रम में हमने 12 इसके लिए फुहारे परचेज कर लिए हैं और इसका जो पाइप हैं या कि ये कुछ लोगों जन सहयोग से, कुछ नगर परिषद के सहयोग से ये कार्य संपन्न किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।